हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी फैकल्टी प्रीति जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से हूँ कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले अगर आपको अपना आंसर जब लिखना होगा तो इसको समझना होगा कि आपको आंसर किस तरह से फ्रेम करना है। तो मैंने फ्रेम कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आंसर में भूमिका देनी होगी, इंट्रोडक्शन। फिर बताना होगा ग्रीन हाउस क्या है। फिर पृथ्वी एक ग्रीन हाउस की तरह किस तरह से काम करता है। उसके बाद प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। अगेन भूमंडलीय तापन की बढ़ती प्रवृत्ति। उसके बाद भूमंडलीय तापन के कारण, फिर भूमंडलीय तापन में उत्पन्न समस्याएं। उसके बाद भूमंडलीय तापन से बचाव, अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अगर हम भूमिका की बात करें तो भूमिका को समझेंगे। वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, जो भूमंडलीय ऊष्मन तथा उससे जनित भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन के रूप में विश्व के समक्ष समस्या उत्पन्न कर रहा है। मानवीय क्रियाकलापों की इसने बात की। मानवीय क्रियाकलापों की वजह से ही ये भूमंडलीय तापन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण, मतलब क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। पर क्या बताया कि भूमंडल क्या है, जो क्षोभमंडल में पृथ्वी के जो सतह से ये करीब के जो वातावरण होते हैं उसके औसत तापमान में अगर वृद्धि होती है तो वो भूमंडलीय तापन कहा जाएगा। औसत तापमान अगर पृथ्वी का देखा जाए तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस तापमान में वृद्धि होती है तो वो भूमंडलीय तापन कहा जाएगा, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। सामान्यतः मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के में वृद्धि के परिणाम उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। क्या कहा गया? ग्रीन हाउस गैसें, मतलब जो गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है उनमें अगर वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले समझिए ग्रीन हाउस क्या है। अक्सर बिना ग्रीन हाउस जाने ग्रीन हाउस इफेक्ट को नहीं जान पाएंगे। तो ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस मतलब हरित गृह एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से बने होते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों या ठंडे देशों में इन हरित गृह में पौधे को उगाने का कार्य किया जाता है। बाहरी तापमान के निम्न रहने के बावजूद हरित गृह के तापमान में वृद्धि होती रहती है। क्या बताया गया? एक शीशे का दीवार कहां पर हो? शीशे का दीवार का घर, जहां ऐसा गृह, ऐसा घर जिसकी दीवार किस तरह की होगी? शीशे की होगी। अब यहाँ पे क्या होता है? ये ठंडी जलवायु, जहां की जलवायु ठंडी होती है, यहाँ पे इस गृह का निर्माण किस लिए करते हैं? सब्जियां उगाने के लिए। मतलब सब्जियां क्यों उगाना है? क्योंकि बाहर ग्रीन हाउस में ही क्यों उगाना है, बाहर क्यों नहीं उगा पा रहे हैं? कैसी जलवायु? ठंडी जलवायु में कुछ सब्जियां नहीं उगती है। अगर ठंडी जलवायु में अगर सब्जियां नहीं उग रही तो इस ग्रीन हाउस की आवश्यकता पड़ती है। ग्रीन हाउस में क्या होगा? तभी सब्जियां उगेगी। क्यों उगेगी? इसको हम कैसे समझेंगे? होगा क्या कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, जब सूर्य की किरणें जो लघु तरंग के रूप में होती है, ये इस घर के जो दीवार है के अंदर प्रवेश करती है। तो ये हुआ प्रवेश की, फिर क्या होता है? ये दीवार अंदर प्रवेश करने के बाद परावर्तित होती है तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य जिसको कहते हैं के रूप में परावर्तित होती है। तो होता क्या है कि जो शीशे की दीवार से वो गुजर नहीं पाती है और पूरा वापस लौट आती है। तो वो जो सूरज की किरणें थी जो सूर्य से निकली और आपके हरित गृह के अंदर प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के लिए तो आराम से प्रवेश कर ली, लघु तरंग के रूप में प्रवेश करती है, लेकिन जब ये वापस लौटती है दीर्घ तरंग के रूप में
जिसको जिसको हम कहते हैं अवरक्त प्रकाश के रूप में जब वापस लौटती है, परावर्तित होती है, तो क्या होता है, वो इस शीशे से गुजर नहीं पाती। जब नहीं गुजर पाती तो पुनः वापस लौट आती है, जिसकी वजह से यह गृह गर्म हो जाता है। जब गर्म होगा तो बाहर का तापमान अगर निम्न है और अंदर का तापमान गर्म है तो होगा क्या कि सब्जियां उगाने में आसानी होती है ठंडे प्रदेशों में। इसलिए ठंडे प्रदेशों में सब्जियों वगैरह उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। अब तो समझिए ग्रीन हाउस क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको भूमिका समझाई, अब मैंने ग्रीन हाउस समझाया। अब समझते हैं पृथ्वी एक हरित गृह की तरह कैसे कार्य कर रही है। पृथ्वी हरित गृह की तरह कैसे कार्य कर रही है उसको अगर हम समझते हैं, पृथ्वी भी एक हरित गृह की भांति कार्य करती है। पृथ्वी की हरित गृह गैसें, जो पृथ्वी की हरित गृह गैसें हैं, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है। मैं आपको वायुमंडलीय संरचना में अगर बताया जाए तो क्षोभ मंडल निचला वायुमंडल है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह से अगर हम क्षोभ मंडल के बीच में जो बातें कर रहे हैं, इन्हीं के बीच में ये गैसें पाई जाएंगी। पृथ्वी की एक कंबल की भांति लपेटी रहती है। पृथ्वी को किस तरह से लपेटी रहती है, कंबल की भांति। यह हरित गृह के शीशे की तरह कार्य करती है। किस तरह कार्य कर रही है, पृथ्वी को कंबल की भांति लपेटी हुई है और हरित गृह के शीशे की तरह कार्य करती है। अर्थात यह सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंग दैर्घ्यों को तो आने देती है, परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण, जिसको पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, को अवशोषित कर लेती। क्या कर रही है ये गैस, जो पृथ्वी को कंबल की भांति लपेटी हुई है, वो तो पृथ्वी को से जो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक तो आने देती है ये गैसें। लेकिन अब क्या होती है, जब यहाँ से लघु तरंग के रूप में जब पृथ्वी में प्रवेश कर आ रही है ये गैसें, सॉरी माफ कीजिएगा, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं जो लघु तरंग के रूप में हैं, ये गैसें उसको तो आने देती है, लेकिन जब परावर्तित होकर लौटती है, जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है, जिसको पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, तो उसमें क्या करती है, उसको ये करती क्या है, अवशोषित कर लेती है और कुछ अवशोषित कर लेती है और समायोजन ताप तरंगों को नियंत्रित रूप से पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष के पटल में भेजती है। मतलब कुछ अंतरिक्ष में भेजती है। किसको भेजती है, दीर्घ तरंगों को। कुछ अवशोषित करती है, कुछ समायोजन के ताप तरंगों को नियंत्रित रूप से अंतरिक्ष में भेज देती है। इससे पृथ्वी के ऊपर आवरण सा बन जाता है, जिस कारण पृथ्वी गर्म हो एवं रहने योग्य हो जाती है। मतलब पृथ्वी अगर ये ये जो अगर गैसें ना हो तो पृथ्वी की तरह कंबल की तरह कार्य करती है। बात समझ रहे हैं। और पृथ्वी रहने योग्य कहने की बात कही, पृथ्वी रहने योग्य। हम आगे आएंगे समझाएंगे कि क्या होगा अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो होगा क्या, पृथ्वी रहने योग्य होगी या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अतः एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है तथा एक निश्चित तापमान प्रदान करता है। आपको समझ में आया? ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग दैर्घ्य है के रूप में वायुमंडल में हमारे वायुमंडल प्रवेश करती है। जब ये परावर्तित होती है तो ये जो वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैस है उसको क्या करती है, अवशोषित करती है और उसको समायोजित करके कुछ गैसों दीर्घ तरंगों को अंतरिक्ष में लौटा देती है। और फिर क्या होगा, जब वापस लौटेगी तो हमारी पृथ्वी क्या होगी, एक औसत रूप में गर्म रहेगी, जो पृथ्वी रहने योग्य होगी। अगर ये वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी तो इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को समझेंगे कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या इफेक्ट होगा। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह गैस जो वातावरण में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, पहले ध्यान से, प्राकृतिक रूप में जो पाई जाती है, जो हरित गृह गैसें हैं, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म और रहने योग्य होती है। मैंने कहा प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें, मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों के नाम मैंने अभी तक नहीं लिया। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को औसत तापमान कितना मैंने बताया था, 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को क्या करता है, बिगाड़ देता है एवं पृथ्वी तापमान में वृद्धि करता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रता में बढ़ोतरी से अवरक्त विकिरण ज्यादा अवशोषित होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को एक औसत तापमान देती है जिससे पृथ्वी रहने योग्य बनती है। लेकिन मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें अगर जो निकलती है वो क्या करेगी, ये गैसें जब जो दीर्घ तरंगी के रूप में अवरक्त जो तरंग के रूप में ये किरणें जब वापस लौटती हैं तो ये गैसें उनको क्या करती है, अवशोषित करती है। अब जब अवशोषित करेंगी तो क्या करेंगे, सांद्रता बढ़ेगी और अब जब सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। अब हम जानेंगे ऐसी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण में उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है। आगे बढ़ते हैं। जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करती है। दूसरी मुख्य ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो आपकी रही ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी थी। पहले क्या थी, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं, हम जलवाष्प को समझेंगे। जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील एवं तथा असमान वितरण वाला घटक है। एक मतलब कि बहुत परिवर्तनशील है और इसका वितरण जो है वो बहुत असमान है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पाया जाएगा, बहुत असमान वितरण है, कहीं ज्यादा पाया जाता है तो कहीं कम पाया जाता है। इसकी मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती है। इसके अलावा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। हम निम्न अक्षांश मतलब हम विषुवतीय रेखा की बात कर रहे हैं। जो निम्न अक्षांश है, उच्च अक्षांश मतलब पोलर की बात कर रहे हैं। जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी। जलवाष्प सूर्य ताप के कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर सूर्य ताप की मात्रा को कम करता है। यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। ये रहा आपका कौन, जलवाष्प। हम आगे बढ़ते हैं तो समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में 60% की भागीदारी करती है। 60% का योगदान है ग्रीन हाउस गैसों के रूप में। यह एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जो कि मानवीय क्रिया द्वारा उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप में पृथ्वी के कार्बन का जो चक्र होता है हमारे मैंने भू जैव रासायनिक चक्र की बात जब मैं करती हूँ तो उसे कार्बन चक्र भी आपने पढ़ा होगा। तो उसका क्या है, प्राकृतिक रूप में उसका पाठ होता है। और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र के रूप में मौजूद रहती है। यह एक प्रमुख ताप अवशोषक गैस है। मतलब क्या कर रहा, ताप को अवशोषित कर रही है, अब्सॉर्ब कर रही है। वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान को परिवर्तित कर सकता है। बात आपको समझ में आई? क्योंकि सबसे ज्यादा ताप को अवशोषित कर रही है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे मीथेन गैस के मीथेन गैस पे चलते हैं। वैश्विक तापमान में यह गैस 20% का योगदान करती है। इसकी मात्रा कम है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा काफी कम मात्रा में मौजूद होती है, परंतु इसका महत्व अधिक है
क्योंकि मीथेन पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों के अवशोषण में CO2 से औसतन 20 से 30 गुना ज्यादा सक्षम है। इसी मात्रा कम है, लेकिन क्या मात्रा कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये कम अवशोषित कर रही है। 20 से 30 गुना ज्यादा अवशोषण करने की क्षमता है मीथेन गैस को। आगे हम बढ़ेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड पे आगे आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के रूप में वातावरण में प्राकृतिक रूप में मौजूद रहती है। यह गैस वैश्विक तापमान पर 6% जिम्मेदार है। और भी बहुत सी गैसें हैं, जैसे फ्लोरिनेटेड गैसें। मैंने फ्लोरिनेटेड गैसों को ओजोन परत जो डिप्लेशन में मैंने पढ़ाया था उसमें उसी का वही गैस है जो इसमें बता रही हूँ। वैश्विक तापमान में इसका योगदान 14% है। वातावरण में इसका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थों CFC के प्रतिस्थापन के रूप में तथा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्युमिनियम एवं अर्धचालक के निर्माण में होता है। अधिकांश फ्लोरिनेटेड गैसों का अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अपेक्षा में उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है। फ्लोरिनेटेड गैसों में सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी प्रकार के ग्रीन हाउस गैस हैं जो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होते हैं। फ्लोरिनेटेड गैस से प्रमुखता 3 प्रकार की होती है: हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये जो गैसें थी, ये गैसों का जो है इसमें क्या है, उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है। आगे बढ़ेंगे तो एक ब्लैक कार्बन भी जो है, आपने ब्लैक कार्बन के बारे में पहले नहीं सुना होगा। एक ब्लैक कार्बन भी होता है जो वैश्विक तापमान में अपना की वृद्धि में अपना योगदान देता है। ब्लैक कार्बन क्या है उसको जानेंगे। काला कार्बन एक गैस ना होकर ठोस कण का या एरोसोल होता है। गैस नहीं, एरोसोल है, ठोस कण है जो सामान्य रूप से कालिक के नाम से जाना जाता है, जो कि पर्टिकुलर मैटर का एक अवयव होता है तथा जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन एवं बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। अब ये क्या काम करता है? यह प्रकाश का अवशोषक करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ है जो वैश्विक तापमान में सहयोग देता है। यह हवा को सीधे गर्म करने की क्षमता रखता है। साथ ही हिम या बर्फ पर जमाव द्वारा ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी लाता है। पृथ्वी का एल्बिडो मतलब पराव, जो किरणें जो लघु तरंग के रूप में जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, उसका जो परावर्तन होता है उसको हम एल्बिडो कहते हैं। जैसे बर्फ के ऊपर बर्फ जो होता है उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर इसी बर्फ में ये कालिक अगर जम जाए तो क्या करेगा? ये गर्मी को सोखेगा। गर्मी को ये अगर सोखा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, एल्बिडो कम होगा, परावर्तन नहीं होगा और बर्फ ये अवशोषित करेगी और बर्फ पिघलेगी। जैसे पृथ्वी और गर्म होती है, हिम या एवं बर्फ पर जमा होकर ये उन्हें काला करते हैं एवं उनके पिघलने का कारण बनते हैं। मैंने पहले ही बताया, काला कार्बन वातावरण में महीन कण PM 2.5 के रूप में सीधे उत्सर्जित होता है। काला कार्बन CO2 की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। तो आपने ये जाना कि कौन कौन सी जो ये गैसें हैं, खासकर काला कार्बन के बारे में मैंने बताया। स्टूडेंट्स, मैं आपकी फैकल्टी प्रीति जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज से हूँ, के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले अगर आपको अपना आंसर जब लिखना होगा तो इसको समझना होगा कि आपको आंसर किस तरह से फ्रेम करना है। तो मैंने फ्रेम कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आंसर में भूमिका देनी होगी, इंट्रोडक्शन, फिर बताना होगा ग्रीन हाउस क्या है, फिर पृथ्वी एक ग्रीन हाउस की तरह किस तरह से काम करता है, उसके बाद प्राकृतिक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, अगेन भूमंडलीय तापन की बढ़ती प्रवृत्ति, उसके बाद भूमंडलीय तापन के कारण, फिर भूमंडलीय तापन में उत्पन्न समस्याएं, उसके बाद भूमंडलीय तापन से बचाव, अंत में निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अगर हम भूमिका की बात करें तो भूमिका को समझेंगे। वैश्विक स्तर पर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण या ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो रहा है, जो भूमंडलीय ऊष्मन
तथा उससे जनित भूमंडलीय पर्यावरण परिवर्तन के रूप में विश्व के समक्ष समस्या उत्पन्न कर रहा है। मानवीय क्रियाकलापों की इसने बात की। मानवीय क्रियाकलापों की वजह से ही ये भूमंडलीय तापन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण, मतलब क्षोभमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। पहले क्या बताया कि भूमंडल क्या है, जो क्षोभमंडल में पृथ्वी के जो सतह से ये करीब के जो वातावरण होते हैं उसके औसत तापमान में अगर वृद्धि होती है तो वो भूमंडलीय तापन कहा जाएगा। औसत तापमान अगर पृथ्वी का देखा जाए तो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस तापमान में वृद्धि होती है तो वो भूमंडलीय तापन कहा जाएगा, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन आता है। सामान्यतः मानव क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम उत्पन्न ताप वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। क्या कहा गया? ग्रीन हाउस गैसें, मतलब जो गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है उनमें अगर वृद्धि होती है तो उसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले समझिए ग्रीन हाउस क्या है। अक्सर बिना ग्रीन हाउस जाने ग्रीन हाउस इफेक्ट को नहीं जान पाएंगे। तो ग्रीन हाउस होता क्या है? ग्रीन हाउस मतलब हरित गृह एक भवन की तरह होता है जो शीशे की दीवारों से बने होते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों या ठंडे देशों में इन हरित गृह में पौधे को उगाने का कार्य किया जाता है। बाहरी तापमान के निम्न रहने के बावजूद हरित गृह के तापमान में वृद्धि होती रहती है। क्या बताया गया? एक शीशे का दीवार कहां पर हो? शीशे का दीवार का घर या ऐसा गृह, ऐसा घर जिसकी दीवार किस तरह की होगी? शीशे की होगी। अब यहाँ पे क्या होता है? ये ठंडी जलवायु, जहाँ की जलवायु ठंडी होती है, यहाँ पे इस गृह का निर्माण किस लिए करते हैं? सब्जियां उगाने के लिए। मतलब सब्जियां क्यों उगाना है? क्योंकि बाहर ग्रीन हाउस में ही क्यों उगाना है, बाहर क्यों नहीं उगा पा रहे हैं? कैसी जलवायु? ठंडी जलवायु में कुछ सब्जियां नहीं उगती है। अगर ठंडी जलवायु में अगर सब्जियां नहीं उग रही तो इस ग्रीन हाउस की आवश्यकता पड़ती है। ग्रीन हाउस में क्या होगा? तभी सब्जियां उगेगी। क्यों उगेगी? इसको हम कैसे समझेंगे? होगा क्या कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, जब सूर्य की किरणें जो लघु तरंग के रूप में होती है, ये इस घर के जो दीवार है के अंदर प्रवेश करती है। तो ये हुआ प्रवेश की, फिर क्या होता है? ये दीवार अंदर प्रवेश करने के बाद परावर्तित होती है तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य जिसको कहते हैं के रूप में परावर्तित होती है। तो होता क्या है कि जो शीशे की दीवार से वो गुजर नहीं पाती है और पुनः वापस लौट आती है। तो वो जो सूरज की किरणें थी जो सूर्य से निकली और आपके हरित गृह के अंदर प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के लिए तो आराम से प्रवेश कर ली, लघु तरंग के रूप में प्रवेश करती है, लेकिन जब ये वापस लौटती है दीर्घ तरंग के रूप में, जिसको हम कहते हैं अवरक्त प्रकाश के रूप में वापस लौटती है, परावर्तित होती है, तो क्या होता है? वो इस शीशे से गुजर नहीं पाती। जब नहीं गुजर पाती तो पुनः वापस लौट आती है, जिसकी वजह से यह गृह गर्म हो जाता है। जब गर्म होगा तो बाहर का तापमान अगर निम्न है और अंदर का तापमान गर्म है तो होगा क्या कि सब्जियां उगाने में आसानी होती है ठंडे प्रदेशों में। इसलिए ठंडे प्रदेशों में सब्जियों वगैरह उगाने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। अब तो समझिए ग्रीन हाउस क्या है। ठीक है, अब मैंने आपको भूमिका समझाई, अब मैंने ग्रीन हाउस समझाया। अब समझते हैं पृथ्वी एक हरित गृह की तरह कैसे कार्य कर रही है। पृथ्वी हरित गृह की तरह कैसे कार्य कर रही है उसको अगर हम समझते हैं, पृथ्वी भी एक हरित गृह की भांति कार्य करती है। पृथ्वी की हरित गृह गैसें, जो पृथ्वी की हरित गृह गैसें हैं, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है। मैं आपको वायुमंडलीय संरचना में अगर बताया जाए तो क्षोभमंडल निचला वायुमंडल है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ? जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह से, मतलब पृथ्वी की सतह से अगर हम क्षोभमंडल के बीच में जो बातें कर रहे हैं, इन्हीं के बीच में ये गैसें पाई जाएंगी।
पृथ्वी की एक कंबल की भांति लपेटी रहती है। पृथ्वी को किस तरह से लपेटी रहती है? कंबल की भांति। यह हरित गृह के शीशे की तरह कार्य करती है। किस तरह कार्य कर रही है? पृथ्वी को कंबल की भांति लपेटी हुई है और हरित गृह के शीशे की तरह कार्य करती है। अर्थात यह सौर विकिरण की आने वाली लघु तरंग दैर्घ्यों को तो आने देती है, परंतु पृथ्वी से लौटती दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण, जिसको पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, को अवशोषित कर लेती। क्या कर रही है ये गैस? जो पृथ्वी को कंबल की भांति लपेटी हुई है, वो तो पृथ्वी को से जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक तो आने देती है ये गैसें। लेकिन अब क्या होती है, जब यहाँ से लघु तरंग के रूप में जब पृथ्वी में प्रवेश कर आ रही है ये गैसें, सॉरी माफ कीजिएगा, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं जो लघु तरंग के रूप में हैं, ये गैसें उसको तो आने देती है, लेकिन जब परावर्तित होकर लौटती है जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है, जिसको पार्थिव विकिरण भी कहते हैं, तो उसमें क्या करती है? उसको ये करती क्या है? अवशोषित कर लेती है और कुछ अवशोषित कर लेती है और समायोजन ताप तरंगों को नियंत्रित रूप से पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष के पटल में भेजती है। मतलब कुछ अंतरिक्ष में भेजती है। किसको भेजती है? दीर्घ तरंगों को। कुछ अवशोषित करती है, कुछ समायोजन के ताप तरंगों को नियंत्रित रूप से अंतरिक्ष में भेज देती है। इससे पृथ्वी के ऊपर आवरण सा बन जाता है, जिस कारण पृथ्वी गर्म हो एवं रहने योग्य हो जाती है। मतलब पृथ्वी अगर ये ये जो अगर गैसें ना हो तो पृथ्वी की तरह कंबल की तरह कार्य करती है। बात समझ रहे हैं? और पृथ्वी रहने योग्य कहने की बात कही, पृथ्वी रहने योग्य। हम आगे आएंगे, समझाएंगे कि क्या होगा अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो होगा क्या, पृथ्वी रहने योग्य होगी या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अतः एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है तथा एक निश्चित तापमान प्रदान करता है। आपको समझ में आया? ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग दैर्घ्य है के रूप में वायुमंडल में हमारे वायुमंडल प्रवेश करती है। जब ये परावर्तित होती है तो ये जो वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैस है उसको क्या करती है? अवशोषित करती है और कुछ समायोजित करके कुछ गैसों दीर्घ तरंगों को अंतरिक्ष में लौटा देती है। और फिर क्या होगा? जब वापस लौटेगी तो हमारी पृथ्वी क्या होगी? एक औसत रूप में गर्म रहेगी, जो पृथ्वी रहने योग्य होगी। अगर ये वायुमंडलीय ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी तो इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा? हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को समझेंगे कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या इफेक्ट होगा। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह गैस जो वातावरण में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, पहले ध्यान से, प्राकृतिक रूप में जो पाई जाती है, जो हरित गृह गैसें हैं, प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह गर्म और रहने योग्य होती है। मैंने कहा प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें, मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैसों के नाम मैंने अभी तक नहीं लिया। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को औसत तापमान कितना मैंने बताया था? 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है। ग्रीन हाउस गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक संतुलन को क्या करता है? बिगाड़ देता है एवं पृथ्वी तापमान में वृद्धि करता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रता में बढ़ोतरी से अवरक्त विकिरण ज्यादा अवशोषित होती हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को एक औसत तापमान देती है जिससे पृथ्वी रहने योग्य बनती है। लेकिन मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें अगर जो निकलती है वो क्या करेगी? ये गैसें जब जो दीर्घ तरंग के रूप में, अवरक्त जो तरंग के रूप में ये किरणें जब वापस लौटती हैं तो ये गैसें उनको क्या करती है? अवशोषित करती है। अब जब अवशोषित करेंगी तो क्या करेंगे? सांद्रता बढ़ेगी और अब जब सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। अब हम जानेंगे ऐसी कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। हरित गृह गैस का अर्थ वातावरण में उन गैसों से है जो प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों होती हैं। ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है एवं पुनः छोड़ती है।
आगे बढ़ते हैं। जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा किसी क्षेत्र में अवरक्त विकिरणों को ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करती है। दूसरी मुख्य ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो आपकी रही ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी थी। पहले क्या थी? जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं, हम जलवाष्प को समझेंगे। जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील एवं तथा असमान वितरण वाला घटक है। एक मतलब कि बहुत परिवर्तनशील है और इसका वितरण जो है वो बहुत असमान है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पाया जाएगा, बहुत असमान वितरण है, कहीं ज्यादा पाया जाता है तो कहीं कम पाया जाता है। इसकी मात्रा विभिन्न ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न होती है। ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा घटती है। इसके अलावा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। हम निम्न अक्षांश मतलब हम विषुवतीय रेखा की बात कर रहे हैं। जो निम्न अक्षांश है, उच्च अक्षांश मतलब पोलर की बात कर रहे हैं। जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी। जलवाष्प सूर्य ताप के कुछ अंश को ग्रहण कर धरातल पर सूर्य ताप की मात्रा को कम करता है। यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर CO2 की भांति ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। ये रहा आपका कौन? जलवाष्प। हम आगे बढ़ते हैं तो समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में 60% की भागीदारी करती है। 60% का योगदान है ग्रीन हाउस गैसों के रूप में। यह एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है जो कि मानवीय क्रिया द्वारा उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्राकृतिक रूप में पृथ्वी के कार्बन का जो चक्र होता है हमारे मैंने भू रासायनिक मतलब भू जैव रासायनिक चक्र की बात जब मैं करती हूँ तो उसे कार्बन चक्र भी आपने पढ़ा होगा। तो उसका क्या है? प्राकृतिक रूप में उसका पाठ होता है। और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के कार्बन चक्र के रूप में मौजूद रहती है। यह एक प्रमुख ताप अवशोषक गैस है। मतलब क्या कर रहा? ताप को अवशोषित कर रही है, अब्सॉर्ब कर रही है। वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान को परिवर्तित कर सकता है। बात आपको समझ में आई? क्योंकि सबसे ज्यादा ताप को अवशोषित कर रही है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो तापमान भी क्या होगा? बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे मीथेन गैस के मीथेन गैस पे चलते हैं। वैश्विक तापमान में यह गैस 20% का योगदान करती है। इसकी मात्रा कम है। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा काफी कम मात्रा में मौजूद होती है, परंतु इसका महत्व अधिक है क्योंकि मीथेन पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त किरणों के अवशोषण में CO2 से औसतन 20 से 30 गुना ज्यादा सक्षम है। इसकी मात्रा कम है, लेकिन क्या मात्रा कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये कम अवशोषित कर रही है। 20 से 30 गुना ज्यादा अवशोषण करने की क्षमता है मीथेन गैस को। आगे हम बढ़ेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड पे आगे आते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र के रूप में वातावरण में प्राकृतिक रूप में मौजूद रहती है। यह गैस वैश्विक तापमान पर 6% जिम्मेदार है। और भी बहुत सी गैसें हैं जैसे फ्लोरीनेटेड गैसें। मैंने फ्लोरीनेटेड गैसों को ओजोन परत जो डिप्लेशन में मैंने पढ़ाया था उसमें उसी का वही गैस है जो इसमें बता रही हूँ। वैश्विक तापमान में इसका योगदान 14% है। वातावरण में इसका उत्सर्जन ओजोन विघटनकारी पदार्थों CFC के प्रतिस्थापन के रूप में तथा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे एल्युमिनियम एवं अर्धचालक के निर्माण में होता है। अधिकांश फ्लोरीनेटेड गैसों का अन्य ग्रीन हाउस गैसों की अपेक्षा में उच्च वैश्विक तापन क्षमता होती है। फ्लोरीनेटेड गैसों में सबसे प्रबल एवं दीर्घजीवी प्रकार के ग्रीन हाउस गैस हैं जो मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होते हैं।
फ्लोरिनेटेड गैस से प्रमुखता 3 प्रकार की होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये जो गैसें थी, ये गैसों का जो है इसमें क्या है, उच्च वैश्विक तापमान क्षमता होती है। आगे बढ़ेंगे तो एक ब्लैक कार्बन भी जो है, आपने ब्लैक कार्बन के बारे में पहले नहीं सुना होगा। एक ब्लैक कार्बन भी होता है जो वैश्विक तापमान में अपना की वृद्धि में अपना योगदान देता है। ब्लैक कार्बन क्या है उसको जानेंगे। काला कार्बन एक गैस ना होकर ठोस कण का या एरोसोल होता है। गैस नहीं, एरोसोल है, ठोस कण है जो सामान्य रूप से कालिक के नाम से जाना जाता है, जो कि पर्टिकुलर मैटर का एक अवयव होता है तथा जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन एवं बायोमास के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। अब ये क्या काम करता है? यह प्रकाश का अवशोषक करने वाला सबसे प्रबल पदार्थ है जो वैश्विक तापमान में सहयोग देता है। यह हवा को सीधे गर्म करने की क्षमता रखता है। साथ ही हिम या बर्फ पर जमाव द्वारा ये पृथ्वी के एल्बिडो में कमी लाता है। पृथ्वी का एल्बिडो मतलब पराव, जो किरणें, जो लघु तरंग के रूप में जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, उसका जो परावर्तन होता है उसको हम उसको एल्बिडो कहते हैं। जैसे बर्फ के ऊपर बर्फ जो होता है उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर इसी बर्फ में ये कालिक अगर जम जाए तो क्या करेगा? ये गर्मी को सोखेगा। गर्मी को ये अगर सोखा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, एल्बिडो कम होगा, परावर्तन नहीं होगा और बर्फ ये अवशोषित करेगी और बर्फ पिघलेगी। जैसे पृथ्वी और गर्म होती है, हिम या एवं बर्फ पर जमा होकर ये उन्हें काला करते हैं एवं उनके पिघलने का कारण बनते हैं। मैंने पहले ही बताया, काला कार्बन वातावरण में महीन कण PM 2.5 के रूप में सीधे उत्सर्जित होता है। काला कार्बन CO2 की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। तो आपने ये जाना कि कौन कौन सी जो ये गैसें हैं, खासकर काला कार्बन के बारे में मैंने बताया। अब हम जानेंगे, हमने जाना ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है। अब हम जानेंगे भूमंडलीय तापमान की जो बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में, ये कैसे है। तो माफ कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1988 में भूमंडलीय तापमान के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से IPCC नामक संस्था का गठन किया। IPCC ने 3 फरवरी वर्ष 2007 को पेरिस में भूमंडलीय तापमान के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भूमंडलीय तापमान से जुड़े निम्न तथ्य उल्लेखनीय है। क्या बताया उन्होंने? सन 1900 से 2006 तक पृथ्वी के औसत तापमानों में 0.7 डिग्री से 8 डिग्री तक की वृद्धि हो चुकी है। मानव द्वारा आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान उपभोग प्रवृत्ति को यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ष 2100 तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 सेंटीग्रेड से 6.4 सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद और क्या बताया उन्होंने? पिछले 1000 वर्षों में 20वीं शताब्दी सबसे गर्म शताब्दी रही, जबकि 1990 का दशक सबसे गर्म दशक रहा। साथ ही 20वीं शताब्दी में 1998 सबसे गर्म वर्ष रहा। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्ष 2007 ईसा जन्म से अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा। उक्त सभी तथ्य विश्व के भूमंडलीय तापमान में वृद्धि क्रमशः बढ़ते प्रभाव का द्योतक है। तो IPCC ने अब बताया क्या कि IPCC ने बताया कि भूमंडलीय तापमान की किस तरह की बढ़ती प्रवृत्ति को उन्होंने समझाया। अब जानेंगे कि भूमंडलीय तापमान के कारण क्या है। तो भूमंडलीय तापमान का अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा में वृद्धि। आपको पहले ही बताया है कि इन सारी ग्रीन हाउस गैसों की अगर मात्रा में वृद्धि होती है तो वैश्विक जो तापमान है उसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी। दूसरा कारण है वन विनाश, पेड़ का काटना। वन विनाश तथा भूमंडलीय तापमान का घनिष्ठ संबंध है। विश्व जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण
कृषि योग्य भूमि तथा आवासीय भूमि की मांग तीव्र गति से हो रही है, इसकी मांग काफी हो रही है। इस भूमि की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा वनों का अंधाधुंध कटाई की गई है। वर्तमान समय में प्रतिवर्ष लाखों हेक्टेयर वन क्षेत्र का सफाया कर दिया गया जाता है। वृहद स्तर पर हो रहे वन विनाश से पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। वनों के कटने से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में निम्नलिखित दो प्रकार से वृद्धि होती है। पहला, वनों के कटने से पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होती है, कमी आती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा विश्व के समस्त पौधों लगभग 100 अरब मीट्रिक टन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रतिवर्ष अवशोषित कर ली जाती है, जबकि इनके द्वारा लगभग 40 अरब मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष वायुमंडल में छोड़ी जाती है। स्पष्ट है कि पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षों की वृहद स्तर पर कटाई करने से विश्व में पौधों द्वारा कार्बन डाई के अवशोषण में तेजी से कमी आ रही है। हम पेड़ों को काटेंगे, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को अवशोषित करते हैं। अगर हम पेड़ ही काटेंगे तो क्या होगा, अवशोषण में कमी आती है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षों की कटाई से प्राप्त लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। स्पष्ट है कि वनों के काटने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा कारण क्या है, ओजोन परत ह्रास। मैंने आपको पहले भी ओजोन लेयर डिप्लेशन में बताया है। अब ये ओजोन लेयर डिप्लेशन में आपने ये भी बताया था कि किस तरह से ग्रीन हाउस में जो इफेक्ट है, जो पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग में किस तरह से जिम्मेदार है, इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। ओजोन परत ह्रास का क्या मतलब है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में स्थित ओजोन परत में ओजोन गैस की कमी वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बढ़ते उत्सर्जन का परिणाम है। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भूमंडलीय तापमान में वृद्धि दो प्रकार से हो रही है। पहला कैसे, ओजोन परत के कारण सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरातल में आकर वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाने में सहयोग करती है। क्या कर रही है, ओजोन परत का अगर क्षय होता है तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को सीधे धरातल पर पहुंचती है, और जब सीधे धरातल पर पहुंचेगी तो वायुमंडलीय तापमान में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। दूसरा कारण क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणु के सहयोग से निर्मित क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु की तुलना में 14,000 गुनी अधिक गर्मी पैदा करता है तथा पृथ्वी के तापमान में 25% की से भी अधिक पृथ्वी का जो तापमान है उसको अधिक बढ़ा देता है। आपने समझा कि ये जो कारण है भूमंडलीय तापमान के कौन कौन से कारण थे, जो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, दूसरा वन विनाश, तीसरा ओजोन परत का ह्रास। अब हम जानेंगे कि वायुमंडलीय तापमान में उत्पन्न समस्याएं, जो वायुमंडलीय तापमान से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ रहे हैं, और उस ग्लेशियर के सिकुड़ने का वजह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और क्या हो रहा है, जो सागरीय जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, तटीय जलमग्नता एवं विलुप्त होते द्वीप, तो जो भी तट है वो क्या हो रहे हैं, जलमग्न हो रहे हैं। बहुत से द्वीप क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। आगे क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता है, जैव विविधता में ह्रास होती है। तो अगर हम समझेंगे इन पर उत्पन्न समस्या में जलवायु परिवर्तन को समझते हैं। जो भूमंडलीय तापमान द्वारा उत्पन्न समस्या, प्रमुख समस्या जलवायु परिवर्तन की ही है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको जलवायु परिवर्तन को और अच्छे से समझाऊंगी, पहले ये समझते हूँ। वैज्ञानिकों का मत है कि प्रकृति के प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन लगभग 1.5 लाख वर्ष से होने चाहिए, वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण 50 वर्षों में ही हो जाएंगी। मानव सभ्यता के प्रादुर्भाव से लेकर वर्तमान समय तक की अवधि में
पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों के कुछ वर्षों के अनुभव किए गए, जो प्रकृति में जलवायु पर परिवर्तन के प्रथम गंभीर चेतावनी मानी जानी चाहिए। आगे का कारण समझेंगे। सिकुड़ते ग्लेशियर तथा बढ़ता सागरीय जल स्तर। पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि विश्व के अधिकांश बर्फ क्षेत्रों से बर्फ के पिघलने की दर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अलास्का, ग्रीनलैंड सहित अधिकांश आर्कटिक क्षेत्र के हिमनद 9% प्रति दशक की दर से सिकुड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस दर से भूमंडलीय तापमान के प्रभाव में बढ़ोतरी हो रही है, उससे इस शताब्दी के अंत तक आर्कटिक क्षेत्र हिमनदों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अंटार्कटिका क्षेत्र में भी हिमनद तेजी से सिकुड़ रहे हैं। वर्ष 2000 के बाद इस क्षेत्र में प्रति वर्ष लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की बर्फ पिघल रही है। तिब्बतीय ग्लेशियर, हिमालय पर्वत के ग्लेशियर तथा एंडीज पर्वत के ग्लेशियर भी भूमंडलीय तापन के प्रभाव से तेजी से पिघल के सिकुड़ रहे हैं। अब समझ रहे, जब ये ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अब ये ग्लेशियर सिकुड़ेंगे तो क्या होगा? ताकि जलमग्नता आएगी। बहुत से जब ग्लेशियर सिकुड़ेंगे तो बहुत सी चीजें हैं कि जो ग्लेशियर चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा? तटीय जलमग्नता और विलुप्त होते द्वीप को जानेंगे। सागरीय जल की वृद्धि होने से निम्नवर्ती सागरीय तटीय भूभाग जल में पल्लवित हो जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में निवास कर रही जनसंख्या का उन क्षेत्रों से हटना नहीं पड़ेगा, बल्कि सागरीय तट के समीप स्थित निम्न भूमि की उपलब्धता मानव के लिए सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे समझना पहले ये होगा कि जो भी तटीय क्षेत्र है वो तो जलमग्न हो जाएंगे और वहां के जो लोग हैं वहां से उनको हटना पड़ेगा। और क्या होगी कि जो उसके जो निम्न भूमि की उपलब्धता मानव के लिए हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो भूमि हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, भूमि की कमी होगी। विश्व के सागरीय जल स्तर पर बढ़ने का सर्वाधिक प्रभाव मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, मिस्र, गुयाना, किरबत्ती, तुवाला जैसे देशों को पड़ेगा। दक्षिण प्रशांत महासागर के स्थित लगभग 1 लाख आबादी वाला किरबत्ती द्वीप सागरीय जल में डूबने के कगार पर है। उसके धरातल की सतह सागरीय जल से मात्र 2 मीटर ऊंची रह गई है। यदि सागरीय जल में 1 मीटर की वृद्धि होती है तो बांग्लादेश का लगभग 15% भाग सागर के आगोश में आ जाएगा। मालदीव सहित सैकड़ों सागरीय द्वीप का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। भारत सहित विश्व के कई देश के तटवर्ती नगरों में बड़े भाग जल में पल्लवित हो जाएंगे। सागर सतह में 2 मीटर की वृद्धि होने पर सागर तट की 60% की दूरी के दायरे में रहने वाले विश्व के लगभग 30% जनसंख्या का जीवन संकट में पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि औसत तापमान से 3.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो जाती है तो अंटार्कटिका तथा आर्कटिक क्षेत्र के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे और सागर तल में लगभग 10 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भूपटल पर भयानक विनाश तथा उथल पुथल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि वर्तमान गति से वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ता गया तो ऐसी स्थिति मानव समाज वर्ष 2100 तक इस पृथ्वी पर ले आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप। अब इसमें कैसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप होगा उसको जानेंगे। भूमंडलीय तापन जन्य जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ेगा और अन्य भूभाग में भयंकर बाढ़ें आएंगी। दोनों ही स्थितियां
में अकाल तथा महामारी जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के से सक्रिय होने की पूरी संभावना है। साथ ही भूमंडलीय तापमान में बढ़ने से धूल भरी आंधियां, वनों का विनाश तथा आग लगने की घटनाएं बढ़ेंगी। साथ ही कई नगर ग्रामीण क्षेत्र अधिक गर्म हो जाने के कारण मानव के निवास योग्य नहीं रहेंगे। भूमंडलीय तापन जन्य जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। जलवायु परिवर्तन से विश्व के मध्य एवं उच्च अक्षांश क्षेत्रों में अनेक कीटाणु जनित बीमारियां फैलने की खतरा तो है, साथ ही उन्हें त्वचा कैंसर, आंखों से संबंधित बीमारियों के बढ़ने की भी आशंका है। आगे क्या होगा? जैव विविधता में ह्रास होगा। कैसे होगा? भूमंडलीय तापन से विश्व तापमान में जो वृद्धि होगी, आर्कटिक, अंटार्कटिका के साथ साथ अनेक द्वीपों पर निवास करने वाले जैव प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले सील, पेंगुइन, व्हेल आदि अनेक सागरीय जीवों का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त होने की आशंका है। एक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भूमंडलीय तापन के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों के समीप स्थित महासागरों में बर्फीले चट्टानों या आइसबर्ग की संख्या बढ़ सकती है। भूमंडलीय तापमान के प्रभाव से यह आइसबर्ग तेजी से पिघल रहे हैं। आइसबर्ग के पिघलने से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड सागरीय सतह पर तैरने लगती है, जो वहां के सागरीय जीवन के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन से पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक हानि पहुंचती है तथा इससे पृथ्वी की लगभग 15,000 जीव व पादप प्रजातियों के पूर्णतः विलुप्त होने जाने का खतरा बना हुआ है। करोड़ों सागरी जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाली ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के समीप है पर भी भूमंडलीय तापन के प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भूमंडलीय तापन से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पन्न मौसमीय बदलाव का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। पृथ्वी पर वर्तमान समय में महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र रेगिस्तानी भागों में परिवर्तित हो जाएंगे। भूमंडलीय तापन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव गेहूं, चावल, मक्का तथा आलू जैसी कृषि फसलों के उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। कृषि उत्पादन में गिरावट आने से विश्वव्यापी खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा, जिससे विश्व में भूख तथा कुपोषण से लाखों को प्रतिवर्ष मरना होगा। फिर क्या होगा? पेयजल मतलब ड्रिंकिंग वाटर का गंभीर संकट आएगा। पृथ्वी के औसत तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र होने से जो वाष्पीकरण की क्रिया है तीव्र होते ही भूपटल से पीने का पानी की मात्रा में कमी आती जाएगी। मानवीय जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल की मात्रा में कमी होने से मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? ये किस तरह से अगर पृथ्वी गर्म होगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और मानव में पीने योग्य जल ही नहीं रहेगा तो मानव अस्तित्व का जीव जंतु भी का जीवन भी संकट में पड़ेगा। अब हमने जाना कि भूमंडलीय तापन से उत्पन्न समस्याएं क्या है। अब जानेंगे भूमंडलीय तापन से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो पहला जानेंगे बचाव का उपाय। भूमंडलीय जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव की विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए सर्वप्रथम उपाय यह है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के दर को धीमा किया जाए। इसके उत्सर्जन की जो दर है उसको कमी लानी होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हमें ग्रीन हाउस के विनाशकारी प्रभाव से इस पृथ्वी को बचाना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को प्रति वर्ष 5.0% की कटौती करनी होगी। पृथ्वी के बढ़ते तापमान तथा उसमें उत्पन्न प्राकृतिक असंतुलन के कारण विश्व के प्रमुख वाहन कंपनियां अपनी कार्बन आधारित इकाइयों को हाइड्रोजन इकाइयों में बदलने के लिए प्रयासरत है। दूसरा उपाय है वनों को अविवेक जो विदोहन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाना।
वृक्षों के पोषण तथा संरक्षण पर पर्याप्त बल देना, भूपटल पर वनों की चादर को बढ़ाने से वायुमंडल के ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा के शोषण की दर बढ़ेगी, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में कमी आएगी। तीसरा उपाय है जीवाश्म ईंधन के स्थान पर द्रव्य पेट्रोलियम गैस, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अधिकाधिक उपयोग को बल प्रदान किया जाए, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। चौथा, भूमंडलीय तापन के लिए विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। अतः भूमंडलीय तापन के बचाव के लिए आवश्यक है कि विश्व जनसंख्या की तीव्र वृद्धि की प्रभावी दर को नियंत्रित किया जाए। पांचवा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी घातक गैसों के उत्पादन तथा उपभोग को सीमित कर उसके कम हानिकारक विकल्पों को विकसित किया जाए। साथ ही विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों के उत्पादन तथा उपभोग पर रोक लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा कानून का अनुपालन करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाएं। तो आपने जाना कि भूमंडलीय तापन के बचाव में क्या क्या करने चाहिए, उपाय कौन से थे। अंत में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। तो अब हमने जाना कि ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे हमने समझा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे किस तरह से हो रही है, इससे जो कौन कौन से गैस जिम्मेदार है, इसकी जो जिम्मेदार है, साथ में क्या समस्या उत्पन्न हुई है, इसको किस तरह से बचाना चाहिए। तो ये आपका उत्तर इस तरह से कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। खासकर इस लेक्चर को आप लोग देखें, समझें और आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। धन्यवाद।